तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से कब्जा लिया है, लेकिन जो अमेरिका जिस तालिबान को 1980s में व्हाइट हाउस में बुलाता था, जिन्हें फ्रीडम फाइटर बताता था, वो अमेरिका अफगानिस्तान को कैप्चर करने क्यों आ गया? तालिबान ने आधिपत्य को कैसे स्थापित किया? साथ ही साथ अफगानिस्तान का इतिहास क्या है और क्यों अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्परर्स यानी जो भी उसे रूल करता है उसी की कब्र क्यों कहा जाता है? अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर होते हुए भी तालिबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? ये सब शायद आपको अधिक ना पता हो। इसके अलावा भारतीय मुसलमान, भारतीय लिबरल और पाकिस्तान इसे किस तरीके से देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, आपके हमारे गणित के हिसाब से तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काबुल जीत तो लिया है, वो और जीतने के साथ ही अलकायदा के लोगों को जेल से छोड़ दिया है और कहा जाओ फोड़ो। अब जाओ खेलो तो क्या ही कहते, जाओ फोड़ो ही कह दिया होगा। लेकिन वायर और आरफा खानम शेरवानी ने अपने गणित के हिसाब से तालिबान को टेररिस्ट नहीं, केवल इंसर्जेंट बताया है। इंसर्जेंट का अर्थ होता है रेवोल्यूशनरी, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा हो, जैसे कि भगत सिंह थे या फिर नेताजी थे। तो आरफा और वायर इन्हें रेवोल्यूशनरी बता रहे हैं बाबू। उधर से तालिबान के उदय को सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े सारे भारतीय मुसलमान। ये देखिए, एक मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। ये ठीक ठाक सा बड़ा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि दिल्ली के मुसलमानों को जोड़ता है और ये लिखते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया लगा दिया, ये एक बड़ी विजय है। साथ साथ वो बताते हैं कि इस विजय की शौर्य गाथा अपने मुसलमान दोस्तों को सुनाइए और जब आप अपने काफिर दोस्तों के साथ आए ना तो न्यूट्रल रहें, इसको क्रिटिसाइज ना करें। और भाई एग्जैक्टली यही जो स्ट्रेटेजी थी ये सीएए के समय पर आरफा खानम शेरवानी ने बताई थी। सुनिए, यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहाँ हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। उधर से चौधरी फैजान जो कि समाजवादी पार्टी के टोंटी लीडर हैं, उन्होंने अपना पूरा समर्थन दे दिया तालिबान को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संज्ञान लिया है, अब हो सकता है कि उन्हें भी अच्छे खासे समर्थन की जरूरत पड़े। उधर से राणा अयूब ने कहा तालिबान अब पहले जैसा तालिबान नहीं रहा है, वो तो महिलाओं को राइट्स देने के पक्ष में है। और फिर तालिबान ने महिलाओं को टाइट कपड़े पहनने के लिए मार दिया। पर फिर भी हमें तालिबान को सुधरा हुआ और ढंग का बताना पड़ेगा, नहीं तो आपस बुरा मान जाएंगे, हमें इस्लामोफोबिक बोल देंगे। उधर से स्वरा भास्कर ने तालिबान टेरर को हिंदुओं से जोड़ दिया और कहा कि हिंदू टेरर भी नहीं सहा जाएगा। आरफा ने तालिबान को कुछ कहने की जगह आरएसएस पर हमला बोल दिया। रवीश कुमार दूसरी ओर तालिबान पर एक अक्षर बोलने से बच रहे थे और उसकी वजह उन्होंने टाटा टी पर ही लानत भेज दी। भाई साहब, गोली वाली लानत ही बेहतर है। And third point is, I see a divinity in what is happening in Afghanistan. Divinity? It has happened on August 16. What happened in India was on August 15. Yes. मुझे तालिबान में मंगल पांडे दिखता है, टाइम्स नाउ में क्या करूं? अब चलते हैं जी इतिहास की ओर और जानते हैं कि अफगानिस्तान यहां तक कैसे पहुंचा
और इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्परर क्यों कहा जाता है? साल 1973 1973 अफगानिस्तान के आखिरी राजा जाहिर शाह की हत्या मोहम्मद दाऊद खान, जो कि उसी का कजन होता है, वो कर देता है। खान और उसकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब अफगानिस्तान पर शासन करने लगते हैं, लेकिन ये शासन अधिक समय तक नहीं चलता और 1979 में जाहिर शाह को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और खान पर यह हमला एक प्रो सोवियत कू होता है, जिसके बाद अफगान कम्युनिस्ट पार्टी के नूर मोहम्मद तैराकी उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन 1979 में ही उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस मौत के पीछे हफीजुल्लाह अमीन, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिस्ट लीडर होता है, उसका हाथ था। अफगानिस्तान में अब मुजाहिदीन बनने शुरू हो जाते हैं और यही बाद में चलकर अलकायदा भी बन जाते हैं। 1979 में ही एक अफगान कम्युनिस्ट पार्टी का नया लीडर बाबरा कार्मर, उसको देश की सत्ता सौंप दी जाती है। वो रूस को इनवाइट भेजता है और रूस अपनी आर्मी भेज देती है अफगानिस्तान में। कम्युनिस्ट पार्टी और रूस का करार हो जाता है और यहीं से शुरू होती है दशकों तक चलने वाली एक लड़ाई। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन पैदा हो रहे थे जो कि पाकिस्तान जाते और वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करते। ट्रेनिंग के लिए जितना भी पैसा लगता उसे अमेरिका भिजवाता और इसे वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म कहा गया। 1980s में पाकिस्तान के डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने ऑफिशियली एक बयान दिया और कहा कि अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए सभी मुस्लिम कंट्रीज को वॉलंटियर्स भेजने चाहिए और ऐसा ही एक वॉलंटियर था ओसामा बिन लादेन। 1983 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन और इन भाई साहब ने मुजाहिदीनों को व्हाइट हाउस में ही बुला लिया और कहा, तुम फ्रीडम फाइटर हो, फ्रीडम फाइटर। 1986 में यूएसए मिसाइल लॉन्चर्स दे देता है मुजाहिदीनों को। अब रशिया के हेलीकॉप्टर्स को इस मिसाइल लॉन्चर से उड़ा दिया जाता है। रूस की ढंग से फट चुकी थी, उन्होंने पीस ट्रीटी की मांग की। 1988 में जेनेवा अकॉर्ड पर यूएसए, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान साइन कर देते हैं और रूस को 9 महीने का समय दिया जाता है कि अफगानिस्तान खाली कर दिया जाए। 1988 में ही बाबर कार्मल को भी मार दिया जाता है और नजीबुल्लाह के हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है। 15 फरवरी 1989 को रूस अपना अंतिम सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस बुला लेती है। लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर शांति होगी, लेकिन जेनेवा ट्रीटी में पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, रशिया सब शामिल थे, लेकिन मुजाहिदीन थोड़ी शामिल थे। मुजाहिदीन अभी भी लगे हुए थे नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट सरकार को हटाने में। फिर आता है 1992, मुजाहिदीन काबुल में घुस जाते हैं। नजीबुल्लाह की फट जाती है और वो भागने लगता है, पर उसे रोक दिया जाता है। अब सत्ता मुजाहिदों के पास होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सा मुजाहिद सत्ता चलाएगा, तो साले आपस में ही मारकाट मचा देते हैं। 4 साल आपस में ही लड़ते रहते हैं, खुद तो मरते ही हैं कमबख्त, 50,000 आम आदमियों को भी मार देते हैं। फिर आता है 1994, तालिबान का उदय होता है कांधार में और तालिबान को 2 साल लगते हैं पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करने में। 1996 में बिना किसी लड़ाई के तालिबान अफगानिस्तान को रूल कर रहा था। शरिया लगा दिया गया था। नजीबुल्लाह और उसके भाई को टांग दिया गया था। बामियान बुद्धा को उड़ा दिया गया था, क्योंकि सब बुत गिराए जाने का वादा था तो गिरा दिया। लोगों को खुले में फांसी लगाई जाने लगी। लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया गया और बाहर औरतों का निकलना बंद कर दिया गया। उन्हें काम करना बंद कर दिया गया। उन्हें पूरा ढक के रहना ही अलाउड था। 2001 में 9 सितंबर को अलकायदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा देता है। ओसामा बिन लादेन 1996 और 1998 में यूएसए के अगेंस्ट फतवा निकालता है और लेटर टू अमेरिका में बताया जाता है कि 9/11 का जो अटैक था वो इसलिए किया गया क्योंकि यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। भारत कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और यूएस भारत को सपोर्ट कर रहा है। रूस चेचन्या में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, यूएसए उसको भी सपोर्ट कर रहा है और यूएसए ने अपना एक ट्रूप सऊदी में भी भेज रखा है। तो इसलिए 2001 का वो हमला किया गया।
अब इस अटैक के बाद जो अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहा था 80s में, वो 2001 में अफगानिस्तान के तालिबानी नेता मुल्ला उमर को एक अल्टीमेटम दे देता है कि बेटा ऐसा है, उसामा दे दो नहीं तो भुगतो। तो वो भाई साहब कहते हैं कि कोई ना, भुगत लेंगे। यूएसए अपने आर्मी भेज देती है, उधर से मुल्ला उमर जो है वो काबुल से कांधार भाग जाता है। हामिद करजई को यूएसए की आर्मी की देखरेख में प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तब से अब तक यूएसए की देखरेख में ही वो सत्ता चल रही होती है। 2014 में यूएसए लगातार अपनी आर्मी अफगानिस्तान से वापस बुला रहा होता है, थोड़ी कम कर रहा होता है, और उधर से मित्र देश जो हैं वो मदद कर रहे होते हैं तालिबान की। तालिबान अपनी शक्ति बढ़ा रहा होता है। तालिबान ने एयरफोर्स के पायलट्स को गुरिल्ले वारफेयर तरीकों से मारना शुरू कर दिया था और कई पायलट्स मार दिए गए थे। अब अफगानिस्तान में कोई पायलट नहीं बचा था जो एयरफोर्स को संभाल सके। तो ऐसे में यूएसए ने अपने प्लेन वापस मंगवा लिए। बताया गया कि 3 लाख सैनिक बल है अफगानिस्तान के पास, और वो सैन्य शक्ति भी कमबख्त केवल कागजों में थी, रियल में रिक्रूटमेंट नहीं की गई थी। उनके नाम के जो पैसे थे केवल वो खाए गए थे। जब असली वक्त आया तो लड़ने कागजी सैनिक कहाँ से आते, और अफगानिस्तान में चुटकी बजाते ही तालिबान का कब्जा हो गया। तो जी आशान्वित हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारी मर्चेंडाइज अगर लेना चाहते हैं तो vocalfactory.com है, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, और ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट में है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।